नमस्कार दोस्तों, मैं उनके सब त्यागी और स्वागत है आप सभी का केसब क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों इस क्लास में बात करेंगे कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय का चैप्टर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से बनने वाले 43 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। MCQ टाइप प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न। यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्योंकि अभी नया संशोधन आया है, उसमें आपको पता ही है क्यों हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्टों में से आपके 15 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो इस चैप्टर में से मुझे लगता है कि इन 43 क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ आपको 43 क्वेश्चंस, इनमें से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न मिल जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। और यह प्रश्न आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और राजस्थान बोर्ड में जो बुक साइंस की चलती है वो NCERT ही है। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागों जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी रेनवियर या ऑप्शन डी एक्सॉन। तो दोस्तों तंत्रिका कोशिकाओं से जो छोटी छोटी धागों जैसी संरचना निकली होती है उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, या हिंदी में उनको द्रुमिकाएं भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए डेंड्राइट्स। अगला प्रश्न है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? यानी मानव शरीर में जो समन्वय होता है का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? रुधिर परिवहन तंत्र के द्वारा होता है, या ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, या ऑप्शन सी अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है, या ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों ही के द्वारा हमारे शरीर में समन्वय का कार्य किया जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? यानी अनुवर्तन गतियां हमारे इस चैप्टर में हैं। तो ऑप्शन ए है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन, या ऑप्शन डी रसायन अनुवर्तन। तो अंडाशय में जो परागनली की वृद्धि होती है वह रसायन अनुवर्तन के कारण होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी रसायनानुवर्तन। अगला प्रश्न है, मटर के प्रतान के आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? यानी मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो यह अनुवर्तन है स्पर्शानुवर्तन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण होता है यह। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती हैं, क्यों? कारण बताना है। तो ऑप्शन ए में कारण है पत्ती के ऊतक की क्षति होती है, या ऑप्शन बी पौधे में स्नायु तंत्र होता है, या ऑप्शन सी पत्तियां कोमल होती हैं, या ऑप्शन डी पर्णाधार पर स्फीत दाब बदलता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पर्णाधार पर स्फीत दाब बदलता है, जिस कारण छुई की पत्तियां छूने से लटक जाती हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? यानी पत्तियां मुरझा जाती हैं वो किस कारण से? ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल की वजह से, या ऑक्सिन की वजह से, या साइटोकाइनिन की वजह से, या जिबरेलिन की वजह से। तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए।
अगला प्रश्न है आपका, फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल एवं बीजों में कौन से हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन की, ऑप्शन बी ऑक्सिन की, या ऑप्शन सी ABA की, या ऑप्शन डी जिबरेलिन की। तो फल एवं बीजों में साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी मस्तिष्क का जो भाग है, सोचते हैं अपन, विचार करते हैं, वह कौन सा है? अनुमस्तिष्क है, या अग्र मस्तिष्क है, या मध्य मस्तिष्क है, या पश्चिम मस्तिष्क है? तो मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने विचारने का कार्य करता है वह होता है अग्र मस्तिष्क। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी गाइटर, या ऑप्शन सी रतौंधी। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग की जो संभावना है वो है गाइटर, जिसे अपन गेंगा रोग भी कहते हैं। कई जगह गलगंड भी कहा जाता है। गाइटर, गेंगा या गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसकी आकृति एच के समान है, जो मानव के गले या कंठ में स्थित होती है? तो मानव के गले और कंठ में स्थित होती है ऐसी ग्रंथि है और उसकी आकृति एच के समान होती है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो थायराइड ग्रंथि, जो मानव के गले या कंठ में स्थित होती है और उसकी आकृति एच के समान होती है, थायराइड ग्रंथि करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है, यानी कौन सी क्रिया से संबंधित है? शर्करा स्तर नियमन से, या ऑप्शन बी पाचन क्रिया से, या ऑप्शन सी यौवनारंभ से, या ऑप्शन डी उत्सर्जन क्रिया से। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये जनन हार्मोन है और यौवनारंभ से संबंधित हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यौवनारंभ। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन की, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन की, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन की, या ऑप्शन डी एड्रेनलिन की। तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी ये जो हार्मोन है उनमें से कोई एक है जो पादप हार्मोन है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, या थायरॉक्सिन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है?
तो कोशिका विभाजन को जो हार्मोन प्रेरित करता है वो होता है साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन को साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्राव करते हैं उनको अपन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिका रहित होती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, अर्थात जिनमें नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होती हैं, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि। हमें बतानी है बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो बहिस्रावी ग्रंथि है इनमें से स्वेद ग्रंथि, क्योंकि यह तीनों की तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है और स्वेद ग्रंथि जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑक्सीन। पादप हार्मोन है ऑक्सीन, करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या साइटोकाइनिन। हमें पादप हार्मोन बताना है। तो ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन हार्मोन पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क कौन कौन से कार्यों के लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए, या हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या प्रयुक्त सभी। तो दोस्तों मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय के स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। यानी ये चारों जो ऑप्शन है उनमें से एक ग्रंथि ऐसी है जो हार्मोन भी स्रावित करेगी और एंजाइम भी स्रावित करेगी, और जो दोनों कार्यों को करती है वही अपन को सेलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन ए अवटु, ऑप्शन बी परावटु, ऑप्शन सी अधिवृक्क या ऑप्शन डी अग्नाशय। तो दोस्तों अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यानी कि इन ऑप्शनों में से आपको अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है छांटनी, अर्थात वह बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी। तो थाइमस अंतःस्रावी ग्रंथि है, परावटु भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और अधिवृक्क भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो इनमें से कोई नहीं, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का समन्वय करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि का समन्वय नहीं करता, जिबरेलिन भी नहीं करता, साइटोकाइनिन भी नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा ऊतक नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य करता है वो तंत्रिका ऊतक करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में
कौन से ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, यानी हमारे शरीर में कौन सा ग्राही अंग है जो स्वाद का पता लगाता है। तो आपको पता ही है जीभ जो है वो स्वाद का पता लगाती है। तो जीभ कौन सी संवेदी ग्राही है, रस संवेदी ग्राही। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन मानव शरीर में किसके उपापचय को नियंत्रित करती है। तो थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट का भी नियंत्रित करती है, प्रोटीन को भी नियंत्रित करती है और वसा को भी नियंत्रित करती है। अर्थात थायरॉक्सिन मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, प्रोटीन के उपापचय, वसा के उपापचय, इन तीनों का ही उपापचय को नियंत्रित करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका के शाखित प्रवर्त क्या कहलाते हैं। तो तंत्रिका कोशिका में जो शाखा के रूप में, धागे के रूप में जो संरचनाएं निकली होती हैं उन्हें द्रुमिका या डेंड्रॉन कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, द्रुमिकाएं या डेंड्रॉन। अगला प्रश्न है कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी मस्तिष्क से निकलती है, यानी कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी मस्तिष्क से निकलती हैं। तो वो है आपकी 12 जोड़ी। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अग्र ललाट पाली किसके लिए उत्तरदायी है। तो अग्र ललाट पाली पेशीय क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। करेक्ट ऑप्शन है डी। ग्राही पर्यावरण से कौन सी सूचना संसूचित करते हैं। तो ग्राही जो संवेदी अंग हैं वो पर्यावरण से स्वाद का पता लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस अनुवर्तन का उदाहरण है। तो पराग नलिका अंडाशय से बीजांड की ओर वर्तिकाग्रता से अंडाशय की ओर या बीजांड की ओर जाती है, वह रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। अगला प्रश्न है अग्नाशय कौन से हार्मोन का स्रावण करता है। तो अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कौन सा शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये जो इंसुलिन होता है जिसको अग्नाशय स्रावित करता है वही शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह सभी को नियंत्रित करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि। इस वजह से इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मादा हार्मोन होता है, इसे मादा जनन हार्मोन भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर जनन हार्मोन होता है और यह मादा जनन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य किया जाता है वो तंत्र और हार्मोन दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो उपरोक्त तो दोनों रहेगा। तंत्र भी नियंत्रण एवं समन्वय कार्य करता है और हार्मोन भी नियंत्रण समन्वय कार्य करता है। अगर हार्मोन नहीं होता तो अपन तंत्र को सिलेक्ट करते और यहाँ दोनों ही हैं तो उपरोक्त तो दोनों ही शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है।
तो सोचने का कार्य अग्र मस्तिष्क का है और वही अग्र मस्तिष्क है जो सोचने का कार्य करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। ऑप्शन बी, अगला प्रश्न है, लार आना कौन सी क्रिया है? तो ऐच्छिक क्रिया तो नहीं होती, ऐच्छिक क्रिया तो ऐसी क्रिया होती है जो इच्छा के अनुसार करते हैं। तो लार आना अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है और प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी और सी दोनों रहेगा, यानी प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को पार्जित करता है? यानी तंत्रिका तंत्र में जो भाग का कौन सा भाग होता है जो सूचना को ऑब्जर्व करता है, इंफॉर्मेशन को कैच करता है, वो होता है आपका डेंड्रोन वाला भाग, उद्रमिका वाला भाग, जो कोशिका में धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, शाखा के रूप में संरचना होती हैं, छोटे छोटे धागे पतले पतले होते हैं, वह तंत्रिका कोशिका से ज्ञानेंद्रिय का कार्य करता है, अर्थात कोई जो सूचना होती है उसको ऑब्जर्व करता है, उपार्जित करता है, कैच करता है। दोस्तों कैसे लगे हमारे प्रश्न, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।